नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इजराइल की तरफ से जो आशंका जताई जा रही थी वही हो रहा है। कल 7 अक्टूबर है, यानी कि इजराइल पर हुए हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले ही इजराइल की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि फिर से हमास के आतंकवादी हमला कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले साउथ इजराइल में एक आतंकी हमला हुआ। एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए हैं। इजराइल आशंकित है कि कल बरसी वाले दिन ये हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। दूसरी तरफ ईरान भी डरा हुआ है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि 7 अक्टूबर की बरसी वाले दिन ही इजराइल उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपनी न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट बहुत गहरे युद्ध में धंसता जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले की बरसी से पहले ईरान क्यों डरा हुआ है? क्या इजराइल ईरान पर आज रात बहुत बड़ा हमला करने वाला है? क्या इजराइल आज रात ईरान से अपने बदले की कसम पूरी करने वाला है? ईरान ने अपने तेल के कुओं की निगरानी क्यों बढ़ा दी है? ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है? והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. नेतन्याहू की इसी चेतावनी के बाद ईरान डरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल 7 अक्टूबर की बरसी से पहले क्या होने वाला है। ठीक 1 साल पहले 7 अक्टूबर को दुनिया ने इजराइल पर एक ऐसा हमला देखा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कोई यह सोच ही नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी से इजराइल में दाखिल होंगे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं करेंगे, कई घंटों तक मौत का तांडव मचाएंगे, सैकड़ों लोगों को किडनैप करके अपने साथ गाजा पट्टी ले जाएंगे और सुरक्षित भी बच जाएंगे। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को यही हुआ। शायद इजरायली थोड़े से लापरवाह हो गए थे, जिसका फायदा हमास के आतंकवादियों ने उठाया। इजराइल को जब तक एहसास होता, उस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो चुका था। 1200 से ज्यादा इजरायलियों की उनके ही घरों में हत्या कर दी गई। 250 से ज्यादा लोगों को आतंकवादियों ने किडनैप किया, जिनकी वापसी का इंतजार साल भर के बाद भी किया जा रहा है। और इस 1 साल में इजराइल ने मिडिल ईस्ट के समीकरण ही बदल दिए। गाजा पट्टी तो पूरी तरह से बर्बाद कर दी। इजराइल जो कभी नहीं करना चाहता था वो भी किया। गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। इन 2 तस्वीरों से समझिए कि 1 साल में गाजा पट्टी में क्या बदला। गाजा पट्टी इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। गाजा स्ट्रिप दुनिया की सबसे घनी आबादी का शहर जरूर था, लेकिन फिर भी चहल पहल थी। लेकिन 1 साल में इजराइल ने गाजा में इतना बारूद गिराया कि पूरा शहर ही बर्बाद हो गया। 40,000 से ज्यादा लोग भी मारे गए। और अब इन हमलों को 1 साल हो रहा है। 7 अक्टूबर 2024 की तारीख से पहले इजराइल भी आशंकित है। इजराइल की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि 7 अक्टूबर की बरसी पर गाजा से फिर से हमला हो सकता है। आईडीएफ का कहना है कि हमास की तरफ से उसके बॉर्डर पर रॉकेट अटैक किया जा सकता है। यह कहा गया है कि हमास पूरी तरह से एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रॉकेट अटैक कर सकता है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने गाजा बॉर्डर पर और ज्यादा सेनाओं की तैनाती कर दी है। आईडीएफ को पूरी आशंका है कि 7 अक्टूबर की एनिवर्सरी पर हमास की तरफ से हमला किया जाएगा। इजरायली बॉर्डर टाउन पर बहुत से सैनिकों की तैनाती की गई है। पुलिस और मेडिकल सर्विसेज को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर कहीं फिर से हमास का आतंकवादी हमला हो तो इजराइल पूरी तरह से तैयार रहे। Our wounds still cannot fully heal because they are ongoing. Because hostages are still being tortured, executed, and dying in captivity. Because they and their families are still living in the loss and the terror of October 7th,
right at these very moments, because tens of thousands of families still cannot return home. In many senses, we're all still living the aftermath of October 7th. We are a people with the power to keep standing up again and again against hatred, to get back on our feet from the ashes of tragedy, to fight and to survive, to heal and to rebuild. इजराइल किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। इसीलिए उसने अपनी पूरी आर्मी अभी से हाई अलर्ट पर रखी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा डर इस वक्त ईरान को लग रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले को 5 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि इजराइल कब जवाब देगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया था। हालांकि इजराइल का इस हमले में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इजराइल को इस हमले का जवाब देना है। इजराइल ने तब भी कहा था कि वक्त भी हमारा होगा और तारीख भी, और दुनिया अभी भी इंतजार कर रही है कि वो वक्त कब आएगा जब इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। אף שעדיין לא השלמנו את הסרת האיום, באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידנו נטויה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ואל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. बस कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की इसी धमकी के बाद ईरान बुरी तरह से डर गया है। शुक्रवार को दुनिया को दिखाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुलेआम भीड़ के सामने इजराइल को धमकियां दी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान डरा हुआ है कि कहीं इजराइल हमला न कर दे और कहीं इजराइल 7 अक्टूबर को ही हमले के लिए न चुने, क्योंकि 1 साल पहले इजराइल पर जो हमला हुआ था उसके पीछे तो ईरान ही था। खुद इजराइल का मीडिया बता रहा है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर 7 अक्टूबर को बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी, राष्ट्रपति भवन परिसर, आयतुल्ला अली खामनेई के आधिकारिक भवन परिसर और रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बना सकता है। ईरान को डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उनके तेल के डिपो पर हमला न कर दे। ईरान के तेल मंत्री ने आज अपने तेल के डिपो का मुआयना किया। आज सुबह ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकेनेजाद खर्ग आइलैंड पहुंचे, जहां ईरान की ऑयल फैसिलिटी है। यह आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। ईरान यहीं से अपना अधिकांश ऑयल एक्सपोर्ट करता है। हालांकि ईरान भी अपनी तरफ से इजराइल को धमकियां दे रहा है, बता रहा है कि अगर हमला किया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکنه، اقدام ما از اون سخت‌تر خواهد بود و ما حتما پاسخ خواهیم داد. پاسخ ما متناسب و کاملا حساب شده خواهد. ما شروع کننده حمله نبودیم، بلکه به تهاجم اسرائیل به خاک ایران، به سفارت ایران در دمشق و به حمله علیه اهداف ایران پاسخ دادیم. برخلاف اسرائیل که اهداف مردمی و خانه‌های مردمی و مسکونی و زنان و کودکان رو مورد حمله قرار میده، ما فقط به مراکز نظامی و امنیتی اون رژیم حمله کردیم. ما از تلاش‌هایی که برای آتش‌بس صورت میگیره حمایت میکنیم، به شرط اینکه اولا حقوق مردم لبنان رعایت شده باشه و ثانیاً همزمان با آتش‌بس در غزه باشه. अगर इजराइल ईरान की तेल सुविधाओं को निशाना बनाता है तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पहले से ही तनावपूर्ण है। ऐसी अटकलें हैं कि खर्ग आइलैंड इजरायली हमले का संभावित लक्ष्य हो सकता है। खबरें हैं कि हमले के डर से ईरान ने खर्ग आइलैंड से अपने तेल के टैंकर हटा लिए हैं। ये बात ईरान भी जानता है कि आज नहीं तो कल इजराइल उस पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए वो डरा हुआ है।
दूसरी तरफ इजराइल ईरान की तरफ से खड़े किए गए प्रॉक्सीज को लगातार खत्म कर रहा है और अब इजराइल ठान चुका है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कल रात भी इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कम से कम 30 जगह स्ट्राइक की। इजराइल ने बेरूत में बीती रात 30 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। यह धमाका वहां किया गया जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों पर कहा जा रहा है कि कल की रात सबसे ज्यादा हिंसक रात थी। कहा जा रहा है कि इजराइल ने कल रात हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। ऐसे ही बेरूत में लगातार विस्फोट हो रहे हैं और इसका असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद कुछ महीनों पहले इजराइल ने कहा था कि वो बेरूत को स्टोन एज यानी पाषाण काल में पहुंचा देगा और बेरूत की मौजूदा तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। बेरूत शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बेरूत पर रात हो या दिन इजराइल के स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं। इजराइल रुक नहीं रहा। आसमान से इजरायली जेट हमला करते हैं तो जमीन पर इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी इन्वेजन कर रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन जारी हैं। ये वीडियो इजराइल की मिलिट्री ने ही जारी किया है, जिसमें बहुत से सैनिक दक्षिणी लेबनान में ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। और इसी साउथ लेबनान में दक्षिणी सेना को हिजबुल्लाह की एक सुरंग मिली है। ये एक 250 मीटर लंबी सुरंग है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करते थे। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि ये टनल इजराइल की टेरिटरी तक नहीं बनी हुई थी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह सुरंग पूरी तरह से सील की हुई थी ताकि इजरायली फौजियों की इस पर नजर न पड़ सके। टनल के अंदर लग रहा था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। उनके खाने पीने का सामान था। टनल में पूरा लिविंग रूम बना हुआ था। बैठने के लिए कुर्सियां थीं, टेलीफोन की लाइन भी थी, अंदर फ्रिज वगैरह सब कुछ था। אנחנו דוחקים את חיזבאללה צפונה. חלק מהמחבלים ברחו וחלקם מוכרעים בקרבות פנים מול פנים עם הלוחמים שלנו. מתחילת התמרון, הכוחות חיסלו מהקרקע ומהאוויר כ-440 מחבלים, מתוכם 30 מפקדים בדרגות שונות. הפעולה הקרקעית מלווה בעשרות תקיפות של מטוסי חיל האוויר הממשיכים לתקוף גם עכשיו בכל רחבי לבנון, גם בדרום לבנון וגם בביירות. שלשום תקפנו את מפקדת המודיעין הראשית של חיזבאללה בלב הדחיה. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה ונעדכן בהמשך. इजराइल के इन हमलों का असर यह है कि लेबनान से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वैसे भी हमले से पहले इजराइल लोगों से अपना इलाका खाली करने को कह रहा है। ये लोग कहां जाएंगे? इसीलिए बहुत से लोग सीरिया पहुंच रहे हैं। ये लेबनान का मासना बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां से लोग पैदल ही अपने परिवार के साथ सीरिया जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग बेघर होकर लेबनान छोड़ रहे हैं। अब तक सिर्फ 2 हफ्ते में करीब 3,75,000 लोग लेबनान से सीरिया पहुंच चुके हैं। A lot of countries are helping us, supporting Lebanon, but it's not enough because Israel is hitting Lebanon every day, day and night. They are destroying Beirut. They already destroyed a lot of villages in the south. They already killed 2,000 civilians. We have 10,000 injured people, 1,200,000 of displaced people inside Lebanon. We are committed to apply the 1701 resolution. Israel has violated this resolution since 2006 for 57,000 times, and the world should know all those numbers. जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल इस युद्ध में अकेला सा पड़ता जा रहा है। खास तौर पर वेस्टर्न लीडर्स उसका साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। जब इजराइल के ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की बात हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस पर सीधा विरोध जताया। यानी अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि इजराइल सीधे ईरान पर हमला करे। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इजराइल के खिलाफ बयान दिया है, जिससे इजराइल और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ते हुए से दिख रहे हैं।
मैक्रों का कहना है कि इजराइल को युद्ध के लिए हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। मैक्रों ने यह भी कहा कि वो अपनी तरफ से इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं। मैक्रों के इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मैक्रों पर सीधा हमला बोल दिया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान के बाद कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। कहा कि इन नेताओं ने कभी ईरान पर ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए। क्या ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियार दे रहा है या नहीं? नेतन्याहू के तेवर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. नेतन्याहू का गुस्साना इसलिए समझ में आता है क्योंकि पूरी दुनिया ने 1 साल पहले हमास के आतंकवादियों का कत्लेआम देखा था। खुद उस वक्त मैक्रों इजराइल जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले थे। ये वीडियो आज ही इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कितनी भारी मात्रा में इजराइल ने हमास के आतंकवादियों से हथियार बरामद किए हैं। इजराइल ने पूरी दुनिया को हजारों हथियार दिखाए हैं। यह हथियार हमास के आतंकवादियों से बरामद किए गए। गाजा से आईडीएफ ने 5000 से ज्यादा AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद की हैं। इसके अलावा ड्रोन, विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, स्नाइपर राइफल, एंटी टैंक मिसाइल जैसे सैकड़ों हथियार भी बरामद किए। इजराइल का कहना है कि यह हथियार गाजा के अलावा ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया में बने हुए थे। This helps the IDF prepare for battle better and learn and study our enemies better. What we put here together is a display of what Hamas used, but this is just a fracture of it. It's examples of what Hamas used on October 7th to carry out the October 7th massacre, one of the world's largest terror attacks in history, and definitely in Israel's history, the worst terror attack ever. And what we saw here, we saw different types of explosives, RPGs. We saw the different munitions they used. They were ready to infiltrate Israel. They had the right measurements of the Israeli fence. They had soldiers equipped, they had guns, they had trucks, and they had everything prepared for this terror attack against Israeli civilians. पाकिस्तान में शहर शहर बम, गोला बारूद का धुआं उड़ रहा है। इस्लामाबाद समेत 4 बड़े शहरों में इमरान खान के समर्थकों और आर्मी के बीच जंग छिड़ी हुई है। इमरान खान के हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद के डी चौक को घेर लिया। रेंजर्स और इमरान समर्थकों के बीच कई जगह भीषण झड़प हुई, जिसपे सैकड़ों घायल हुए। राज्य के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद की धारा में इमरान खान पर नया केस दर्ज हुआ। ऐसे में इमरान खान का जेल से जल्द निकल पाना और मुश्किल हो गया। पाकिस्तान का मंजर देखकर कहा जा रहा है कि वहां गृह युद्ध छिड़ गया। सच्चाई क्या है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पाकिस्तान में शहर शहर गृह युद्ध छिड़ गया है? पाकिस्तान की सड़कों पर
बम गोला बारूद क्यों चल रहा है? क्या इमरान खान ने जेल से ही पाकिस्तान में दंगे करवा दिए हैं? पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आर्मी क्यों तैनात करनी पड़ी है? पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त मारकाट मची हुई है, दनादन गोलियां चल रही है और माहौल धुआं धुआं है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दे रहे हैं। केपी से लेकर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक यही मंजर है। आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, सड़कों पर कोहराम मचा है, हर तरफ हंगामा है। लग रहा है जैसे गृह युद्ध हो गया। पुलिस, फौज, रेंजर्स, पैरामिलिट्री, पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर हैं और इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ी हुई है। आर्मी और रेंजर्स इमरान खान के समर्थकों को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन इमरान के समर्थक वहां पहुंच गए हैं। डी चौक में भी गोलियां दनादन चल रही हैं। कप्तान ने क्योंकि हुक्म दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम डी चौक जो है वो पहुंच गए हैं कप्तान के हुक्म के मुताबिक। और मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि जिस तरह आज रेंजर ने आज हमला किया केपी हाउस के ऊपर, इससे पहले 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उससे पहले इमरान खान के घर जमान पार्क में, हम ये कहते हैं कि ये फस्तायत, ये जुल्म बंद करें। ये जो आप सारा कर रहे हैं, ये सारा जो है आप पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये देखें बुलेट, ये देखें अभी भी यहाँ पर शेलिंग जारी है और डी चौक तमाम कारकुनान इस वक्त पहुंच चुके हैं। बम, गोला बारूद और मारकाट के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हालातों में पाकिस्तान में एससीओ की बैठक कैसे होगी? पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर तक एससीओ की मीटिंग होनी है और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछले 9 साल में ये पहली बार है जब भारत का कोई बड़ा मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। इससे पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी, लेकिन इन हालातों में एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे कैसे? क्योंकि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच पूरा क्लैश हो रहा है, जिसे काबू करना पाक आर्मी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। शहबाज सरकार ने इमरान खान समेत 200 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर राज्य के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किया है। इस्लामाबाद के इस्लामपुरा थाने में इमरान के खिलाफ नई एफआईआर की गई है। आरोप लगाया गया है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद 4 बड़े शहरों में इमरान के इशारे पर पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव किया और पुलिस, आर्मी समेत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा टाइमिंग को लेकर हो रही है। जब इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया है, ये ऐसे वक्त हो रहा है जब एससीओ समिट में मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। इससे शहबाज सरकार की फजीहत हो रही है। आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। पाकिस्तान हार गया है। फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए हैं। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे? आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी। 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो पता नहीं फिर ये कहते हैं हम। अच्छा, तीसरी बात है, दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं धुआं है। सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया, इन्हें पता था पहले। उन्होंने आके इस्लामाबाद के दरख्तों को और प्रॉपर्टियों को आग लगाना शुरू कर दी। माफिया बन चुका है जजों का। पाकिस्तान कहां है? वो हार चुका है। पाकिस्तान तड़प रहा है।
इमरान खान की पार्टी के प्रोटेस्ट मार्च को केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं। पीटीआई का दावा है कि गंडापुर गायब है, उन्हें आर्मी ने सरकार के इशारे पर गायब कर दिया है। केपी हाउस यानी जहां गंडापुर रहते हैं, वहां से ताजा तस्वीरें आई है। वहां तोड़फोड़ हुई है, कई दरवाजों के ताले टूटे हुए हैं, फर्श पर टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अली अमीन गंडापुर कल ही काफिले को लेकर पेशावर से इस्लामाबाद रवाना हुए थे। वो इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे। अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह ये एहतजाज मुलतवी हो जाए, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ, हमारा इख्तियार इमरान खान के पास है, मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है। किसी ने बात करनी है इमरान खान से बात करे, नहीं मेरे से बात करने का फायदा है और नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। जब गंडापुर इमरान के आदेश पर इस्लामाबाद कूच कर रहे थे, तब कल उनके काफिले के रास्ते पर क्या हो रहा था? पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी और कार्यकर्ताओं को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही थी। अब पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे का सीन देखिए। पुलिस इमरान खान के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। पूरा आसमान धुआं धुआं है। असल में शनिवार को इमरान खान का बर्थडे था। इमरान खान करीब 1 साल से जेल में बंद है। इमरान खान ने अपने बर्थडे के दिन यानी 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद और लाहौर दोनों जगहों पर प्रदर्शन की कॉल दी थी। इमरान खान के संदेश पर तुरंत उनके कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद और लाहौर पहुंचना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के काफिले को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने लीड किया, जो खुद इमरान की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। केपीके में पीटीआई की ही सरकार है, लेकिन पाकिस्तान सरकार किसी भी कीमत में इमरान खान की पार्टी को अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं देना चाहती थी। पाकिस्तान की सरकार ने प्रदर्शन पर एक तरह से बैन लगा दिया है। लाहौर, मियांवाली, रावलपिंडी, सरगोधा, अटक, जहां जहां इमरान खान की पार्टी का मजबूत बेस है, वहां धारा 144 लगा दी है। लाहौर में 9 कंपनियां पैरामिलिट्री रेंजर्स की तैनात हैं। शहर शहर पीटीआई की गिरफ्तारी हो रही है। लाहौर के सारे थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाहौर के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कंटेनर खड़े कर दिए गए थे, जिनमें से कुछ को आज हटा लिया गया है। इस्लामाबाद में 27 पॉइंट्स पर ब्लॉक करने के लिए 600 कंटेनर लगाए गए हैं। 6000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। लेकिन इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता तो जैसे ठान कर आए हैं कि वो रुकेंगे नहीं। आप भी पेशावर से? हाँ, नौशहरा से। शहरा से हैं? हाँ जी। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, हम भी स्टूडेंट हूँ। साथ है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, इनकलाब ले आए वहाँ पे। इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह अभी ये बदतरीन शेलिंग चल रहा है उधर। हेलीकॉप्टर से भी उसने वो क्या गैस जो है ना वो फायर किया, वो बहुत बदतरीन था। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना हम आगे जाएंगे। 10 दिन भी लगे फिर भी जाएंगे। इधर ही है हमारा टारगेट है डी चौक। जो भी हालात तो हम पहुंचेंगे। ये जितने भी रुकावटें खड़ा कर लेंगे हम पहुंचेंगे। नहीं, खाने का सामान ले, सब कुछ चूल्हा वगैरह सब कुछ पड़ा है, बस आगे जाएंगे। हम इधर बैठे, पंजाब पुलिस कब तक लड़ेंगे? ये थक जाएंगे, फिर हम उठ के भागेंगे आगे। तादाद इतनी बड़ी है कि पुलिस को ये शायद पाकिस्तान की जितनी भी पुलिस अगर यहाँ पे लगा दी जाए तो वो कम है, क्योंकि लोग नहीं मान रहे, लोग वापस नहीं जा रहे। और ये पता नहीं कहाँ से लेके हम जो इसका फ्रंट है जहाँ पे अली अमीन गंडापुर है, वहाँ से लेके यहाँ तक अब कोई तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर हम नोट नहीं कर सके, हमारे पास मीटर नहीं है, लेकिन ये 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो अभी तय कर चुके हैं और अभी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस बीच पुलिस की तरफ से लगातार लाठीचार्ज हो रहा है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, जिसमें बहुत से कार्यकर्ताओं को चोटें भी आ रही हैं। पिंडी के नौजवान हैं, PB10 NA
अन्य 53 इनको ये डंडा लगा के शेल? नहीं, ये शेल मेरा हाथ पे लगा, मेरा हाथ हड्डी फ्रैक्चर हुई है। अच्छा, अभी पुलिस आई है पीछे से, तो उसने डंडा मारा। ये आपके सामने ये निशान भी देख ले, ये इनका जुल्म देख ले, उनका हाथ भी इन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन लोगों के जज्बे फिर भी कम नहीं होने, लोगों ने आगे भी यही जज्बा दिखाना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार का दावा कुछ और है। पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इमरान की पार्टी के प्रदर्शनकारियों में अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री का दावा है कि उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों में 120 अफगानी नागरिक भी पकड़े हैं। आरोप है कि इमरान खान की पार्टी ने अफगानियों को हथियारों के साथ बुलाया था। ये भी दावा किया गया कि पीटीआई के कार्यकर्ता पुलिस के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा है कि उनके 80 से 85 पुलिस वाले जख्मी हैं। यानी सीधे सीधे ये आरोप लगाने की कोशिश है कि इमरान खान पाकिस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कल रात जो हमारे क्लैशेस होते रहे हैं उसमें 41 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए और टोटल पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए और ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि अगर आपके मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो और बात है। दूसरा, जो पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिब्बी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे जवान ज़ख्मी हुए थे उनमें से उनको भी हमने या पोली क्लिनिक या मुख्तलिफ जगहों पे जो थे उनको भी हमने तिब्बी इमदाद वगैरह दी है। असल में इमरान खान जेल के अंदर बैठे बैठे ही सब कुछ प्लान कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड मीडिया में इमरान खान की हेडलाइन चल जाए। इमरान खान ये जानते हैं कि 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएंगे। उससे पहले ही इमरान खान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए इस्लामाबाद को घेर कर बैठ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार की मजबूरी ये है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस दौरान पाकिस्तान की राजधानी में ये हाई लेवल की मीटिंग होगी उस दौरान पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता मौजूद होंगे। पाकिस्तान सरकार कह रही है कि इमरान की पार्टी इस SCO बैठक को ही सबोटाज करना चाहती है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CMKP के हैं जिसकी ज़िम्मेदारी है, और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CMKP के हैं, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम डी चौक पहुंच के रहे। अब तो इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने भारतीय विदेश मंत्री का नाम लेना शुरू कर दिया है। इमरान की पार्टी कह रही है कि वो अपने प्रदर्शन में विदेश मंत्री S जयशंकर को बुलाना चाह रही है, ताकि वो भी देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से लोकतंत्र कुचला जाता है।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आ रहा है वो तो बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, तो जो जमहूरियत का दावा करते हैं क्या उसको आप ये दिखा रहे हैं कि आपने एहतजाज को कैंसिल कर दिया? आपने 10,000 कंटेनर जो हैं, कंटेनरों के पहाड़ इस्लामाबाद में खड़े किए हुए हैं, अगर आप उसको वो दिखाना चाह रहे हैं तो ये फिर आपके जमहूरियत की शक्ल है। हम तो उनको एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना इन्हीं हक इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है जहां पे हर किसी को एहतजाज कहा। पिछले साल इसी एससीओ की बैठक के लिए तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा आए थे और यहां जयशंकर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से पाकिस्तान को बता दिया था कि उनके साथ कोई बातचीत संभव नहीं है। इस बार जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्होंने अभी से पाकिस्तान को तेवर दिखा दिए हैं। Yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month. And that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question. I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, when, you know, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but, you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. 10 दिनों के बाद ये स्पष्ट हो ही जाएगा कि इस बैठक का कूटनीतिक आउटकम क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान के सामने सिविल वॉर के हालात हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत में इमरान खान को फिर से हीरो नहीं बनने देगी। मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये पुरानी खबरें मेरे सामने आ रही, क्योंकि अभी तो एहतजाज हुआ है, अभी तो प्रोटेस्ट हुआ है। मैंने कहा ये कोई 4 दिन पहले की है। पता ये चला कि एक और ये अगला प्रोटेस्ट, ये नया प्रोटेस्ट है जो इस वक्त हो रहा है। और वहां पे जो है अब हुआ ये है कि आर्मी, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको बुला लिया गया। आपको पता है कि जंगी सूरत हाल में ऐसा था, मतलब वो गजा की क्या सिचुएशन होगी या ईरान और इजराइल के बीच जो जंग लगी हुई है वो क्या सिचुएशन होगी, जो सिचुएशन वहां पर है पाकिस्तान के अंदर, वो जंग से कम हालात है। सर ये जंगी हालात हैं। जंगी बंदोबस्त ऐसे होता है कि आप तमाम अफवाज को जो है वो बुला लें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लें, रेंजर्स को बुला लें, आर्मी को बुला लें और बख्तरबंद गाड़ियां भी बुलवा लें, और फिर उसके बाद आती हैं, होती है सड़कों पे, आप देखते नहीं है। फिर आप आंसू गैस भी मंगवा लें, फिर आप मतलब कि वो अफवाज सारी इधर आ गई पहनते ओते सरहद की होना है।